the class. Now, in today's class, what are we going to learn? What are we going to learn? We are going to learn the dimensional analysis होगा, और dimensional analysis के अंदर बहुत सारी चीजें सीखेंगे, जिसमें सबसे पहले order of magnitude, फिर dimensional physical quantities, उसके बाद dimensional formula, उसका equations, और कुछ physical quantities के dimensions कैसे लिखे जाएंगे, homogeneity principle क्या है ना, ये सब छोटी छोटी बातें, बेसिक्स ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला हम आज सीखेंगे। तो सबसे पहले हम सीखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में नंबर्स को लिखना। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना, इसका मतलब जैसे 328 है तो 3.28 into 10 to the power of 2, 55 है तो 5.5 into 10 to the power of 1, 0.26 है तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं 2.6 into 10 to the power of -1, है ना, पॉइंट के पहले एक नंबर, बाकी सब 10 के पावर्स में। 583.67 को लिखेंगे 5.8367 into 10 to the power of 2. This is the way of writing the standard form of the numbers. But standard form में numbers में भी लिखने के बाद में भी 10 के powers में हम आसपास के numbers को values को बताएंगे, तो that is called as the order of the magnitude. It gives the value of the actual value in terms of the power of 10, but does not give you the actual values. राइट तो अपन ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो उसको किस प्रकार से लिखते हैं, तो स्टेप 2, राइट द ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड, राइट द नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, सबसे पहला काम। फिर if the number is less than 5 take it as 1, if the number is more than 5 or equal to 5 then take it as 10, राइट। सो सबसे पहले हमने ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड लिखते हैं 3 का, तो 3 को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, हमने बोला 3 into 10 to the power of 0, सो इसका ऑर्डर क्या होगा, 10 to the power of 0, तो ऑर्डर 3 है ना, तो 3 को 3 के बदले में क्या लेंगे हम लोग, 3 के बदले में लिखेंगे 1 और 10 to the power of 0, so the order is 1. 49 को क्या लिखेंगे, बोलो रे बच्चों, 49 को क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 4.9 into 10 to the power of 1, 4.9 5 से कम है, तो इसलिए इसको 1 लेंगे into 10 to the power of 1, so what is the order, 10. 51 सिर्फ 2 नंबर बड़ा है, तो 51 को लिखते हैं हम लोग 5.1 into 10 to the power of 1, क्योंकि ये नंबर 5 से बड़ा है इसलिए इसका नंबर लिया जाएगा 10, और 10 to the power of 1 ऑलरेडी है हमारे पास, so its order of the magnitude, so this is the order of magnitude, it is equal to 100. 501 को क्या लेंगे, so हम लिखेंगे 5.01 into 10 to the power of 2, 5.01 आपका 5 से ज्यादा है, so 10 into 10 to the power of 2, so the order is in the order of 1000 या 10 to the power of 3, इसको लिखेंगे हम 10 to the power of 2, इसको लिखेंगे 10 to the power of 3, इसको लिखेंगे 10 to the power of 1, इसको लिखेंगे 10 to the power of 0. 999 क्या होगा, 999 को हम लोग लिखते हैं 9.99 into 10 to the power of 2, 9.99 10 5 से ज्यादा है, so 10 का स्क्वायर, तो ये हो गया मेरा 1000 या फिर 10 to the power of 3. 0.49 तो इसको क्या लिखेंगे 4.9 into 10 to the power of -2, 4.9 जो है 5 से कम है, इसलिए 1 into 10 to the power of -2, so what is the answer, it is 10 to the power of -2. 0.50 को क्या लिखेंगे 5.0 into 10 to the power of -2, 5 है या 5 से ज्यादा है तो 10 into 10 to the power of -2, so the order here it is equal to 10 to the power of -1. so अभी क्यों लिखते हैं ऐसा कि कोई चीज कितना छोटा है तो पूरा नंबर मत लिखो, उसका ऑर्डर इतना होता है, राइट जैसे मैंने बोला कि माउंट एवरेस्ट है ना, माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी होती है, बोलिए किसी के पास, हाँ 8000 समथिंग, यही बोलोगे आप लोग एग्जैक्ट, अगर आप नहीं रहेगा तो क्या आप उसको 8000 समथिंग बोलोगे कि इन द ऑर्डर ऑफ 10,000 बोलोगे, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इसका होगा दैट इज 8 into 10 to the power of 3, so इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होगा, मतलब कितना आ जाएगा, 8 का 8 के बदले में क्या लिखोगे आप, सिर्फ 10 to the power of 3 लिखोगे कि 8 के बदले में क्या लिखोगे 10 into 10 to the power of 3, so जो माउंट एवरेस्ट माउंटेन है इसकी जो हाइट है इट इज इन द ऑर्डर ऑफ 10 to the power of 4, that much of meter. Now did you understand the importance कि मतलब पूरा साइज नहीं बताएंगे, उसके आसपास की साइज बताएंगे तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो गया, लेकिन अब आते हैं हम लोग, वो तो समझना है फिजिक्स में, और कोई भी नंबर्स को ऐसे ही साइजेस को एक्सप्रेस किया जाएगा, ठीक है। नाउ व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला,
Whenever I talk about the dimensional formula, so we are going to talk about the relation between the physical quantities, because physics matlab physical quantities, right? Length is a physical quantity, speed is a physical quantity, then velocity is a physical quantity, everything is called as the physical quantities. Now we are going to put this in the dimensional formula. We are going to study the relationship between the physical quantities with the help of the dimension units, measurement in terms of the dimensional analysis. Dimension analysis is very essential because it keeps the unit same, helping us to perform the mathematical calculations बहुत ही आराम से हो जाएगा. तो डायमेंशंस ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज हम पढ़ते हैं, और इसके लिए कल जो हम लोगों ने देखा था द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, जो 7 हमने देखा था. लेंथ के लिए क्या लिखेंगे L, मास के लिए क्या लिखेंगे M, टाइम के लिए क्या लिखेंगे T, इलेक्ट्रिक करंट के लिए क्या लिखेंगे, बोलिए इलेक्ट्रिक करंट का I, टेम्परेचर के लिए लिखेंगे थीटा, है ना. करंट के लिए अपन I लिखते हैं, लुमिनियस इंटेंसिटी के लिए भी I ही लिखते हैं, लेकिन अपन एक काम करते हैं L, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस के लिए क्या लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू मोल्स में लिखते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. ये बेसिक 7, ठीक है. अब बेसिक 7 को लेकर के हम अनगिनत डायमेंशंस बना सकते हैं. नाउ टिल दिस यू आर क्लियर. नाउ are you ready to do the dimensions of the other physical derived quantities? Yes, okay. So let us write down the dimensions of the derived quantities. Right now, suppose I want to write the dimensions of the velocity. What is the formula of the velocity? We know that it is equal to displacement divided by the time. What is the dimension of the displacement? It is length re baba. Time ka hota hai t. So what is the dimension of the velocity? So I'll write it in the square bracket and you will get it as LT to the power of -1. Is it clear? Right? This is the way. If you know the formula, you can find out the dimensions, right? So dimension formulas and the equations. Now, I'm going to write the dimensional formulas of certain physical quantities and you are going to give me the dimension formulas. So all of you have to keep your mics unmuted, right? Just let me see how we can do it. Just one second. Let me just put this in order. Yeah, just one second. ये सब नीचे आना चाहिए था. Just one second. Yeah. Okay. Now we got it. Now, so can you write the physical quantities? I've already given you the formula for velocities, right? So velocity का हो गया. तो आप acceleration का बता सकते हो. What is the velocity का हमने already लिख लिया. L t to the power of -1. All of you take your rough copy and start writing. What is acceleration? Acceleration के लिए क्या होता है? Change in the velocity divided by change in the time, right? Force का formula होता है that is mass multiplied by acceleration, right? तो mass multiplied by acceleration क्या होगा? बोलिए mass का क्या होगा और acceleration का क्या होगा? Mass का आता है m, है ना? Mass का आता है m, acceleration का क्या निकाला? Acceleration का क्या निकाला? बोलोगे? L t to the power of -2. तो फोर्स का आ गया हमारे पास ml t to the power of -2, राइट. नाउ वर्क डन का क्या आएगा? वर्क डन है, देखो फोर्स निकाल रखा है आपने. आपने क्या निकाल के रखा हुआ है अलीबा? डायमेंशन किसका निकाल के रखा हुआ है? मैम फोर्स. फोर्स का निकाल के रखा हुआ है. वर्क डन निकालना है. वर्क डन का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? वर्क डन का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना. तो फोर्स का डायमेंशन लिखिए ml t to the power of -2 और डिस्प्लेसमेंट का क्या आएगा? डिस्प्लेसमेंट का क्या आएगा? L. दोनों को हमने मल्टीप्लाई करनी है तो क्या आना है? m L square t to the power of -2. Got this all of you? समर्थ? समर्थ? अब मुझे चाहिए पावर. पावर का फॉर्मूला बताइए. पावर का फॉर्मूला बताइए. वर्क डन अपॉन टाइम. टाइम टेकन, राइट. तो इसको क्या लिखेंगे? m L square t to the power of -2 divided by time. So what will be the final answer? बोलिए. m वैसी रहेगा, L square वैसी रहेगा, t यहाँ ऊपर चला जाएगा, t to the power of -3. Got this? Now we come to pressure. What is the formula for pressure? Pressure is equal to force बटे area. So force का क्या आएगा? m
L square t to the power of minus 3 एरिया, एरिया का डायमेंशन क्या होना चाहिए? एरिया का डायमेंशन, एरिया का फॉर्मूला क्या रहेगा? एरिया L square. इनटू साइड, सो ये हो जाएगा हमारा L का स्क्वायर. सो ये L स्क्वायर कट जाएगा, है ना? फोर्स का कहाँ L स्क्वायर आया बेटा? फोर्स का तो सिर्फ L आया. L t to the power of, यहाँ पर आ जाएगा that is -2 by area. So क्या आ जाएगा? M L to the power of -1 t to the power of -2. ये किसका आ गया? ये किसका आ गया? प्रेशर का. डेंसिटी का कैसे निकालेंगे? डेंसिटी का निकालेंगे हम मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. तो मास का फॉर्मूला क्या रहता है? मास का फॉर्मूला होता है m, और वॉल्यूम का क्या आता है? डायमेंशन, दैट इज इक्वल टू L क्यूब. So what is the formula, dimensional formula for density? M L to the power of -3. Got this? Now kinetic energy की formula बताइए. kinetic energy का formula क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर. हाफ तो नंबर हो गया ना, हाफ तो नंबर हो गया ना. तो नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता. तो आप यहां पर देखिएगा, मास का आ गया m. अब ऊपर जाइए, यहां से वेलोसिटी को उठाइए और वेलोसिटी का वैल्यू यहां पर लगा दीजिएगा L t to the power of -1, और इसको लगा दो स्क्वायर, तो कितना आता है? m L स्क्वायर t to the power of that is -2 के बदले आता है. तो ये किसी और के समान है, यहाँ किसी और के समान है. देखो वर्क डन और काइनेटिक एनर्जी का ये आ रहा है आपका सेम. काहे सेम आ रहा है? बिकॉज वर्क डन कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू वर्क. ये मालूम है ना आपको? एनर्जी कुछ भी हो, है ना? हीट एनर्जी हुआ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हुआ, पोटेंशियल एनर्जी हुआ, काइनेटिक एनर्जी हुआ, किसी भी प्रकार का एनर्जी होगा वो वर्क डन के बराबर ही आएगा. तो चलिए हम लोग यहाँ निकालते हैं potential energy. What is the formula for the potential energy? All of you tell me, what is potential energy? mgh. है ना? तो ये क्या होता है? m. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का क्या आएगा? एक्सेलरेशन तो एक्सेलरेशन है भैया, ग्रेविटी का हो या किसी भी प्रकार का हो. तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी g का भी डायमेंशन सेम एज दैट ऑफ a, और ये क्या होगा? L t to the power of -2. राइट? तो आप यहाँ पर लगाएंगे L t to the power of -2, और हाइट mgh, h के लिए हाइट है, हाइट के लिए क्या लिखेंगे? दैट इज इक्वल टू L. सो हमारे पास कितना आ जाएगा? m L स्क्वायर t to the power of -2. ये भी सेम, पोटेंशियल एनर्जी का भी सेम आ रहा है. यस बोलो, है ना? देख रहे हो आप लोग? यस, आप लोग देख रहे हो? अब आ रहा है सेंट्रीपीटल फोर्स, है ना? तो अब आ जाते हैं, सेंट्रीपीटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r. हाँ, कितना आ रहा है? mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r. तो m का मतलब मास, और वेलोसिटी का हमको पता है, देखो ये वाली है ना? तो इसकी वैल्यू कितनी आती है? m के बाद L t to the power of -1, फॉर्मूला में लगा दिया, स्क्वायर कर दिया, नीचे भी एक लगा दिया L, बिकॉज R मतलब रेडियस, और रेडियस का भी डायमेंशन होता है दैट इज इक्वल टू L. सो फॉर्मूला में कितना आ गया? m L स्क्वायर t to the power of -2 डिवाइडेड बाय L. जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो सेंट्रीपीटल फोर्स का फॉर्मूला लिख गया m L t to the power of -2 आया. बेटा ये फोर्स आपको एक बार सेंट्रीपीटल फोर्स लिया, एक बार सिंपल फोर्स लिया. फोर्स तो फोर्स ही होगा, फोर्स का डायमेंशन, किसी भी प्रकार का फोर्स निकालो सेम डायमेंशन आएगा. जब हम एनर्जी की बात कर रहे थे तो एनर्जी का डायमेंशन कैसा आ रहा था? तो एनर्जी का डायमेंशन हमारे पास वर्क डन का बराबर आ रहा था. देखो मैं यहाँ पर ग्रीन लिख रही हूँ, यानी ये तीनों का डायमेंशन फॉर्मूला आप लोगों का सेम था. इज दिस क्लियर? यहां तक का सबको समझ में आया? यस. डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ some important one. Now we will do the dimensional formula of some important constant, some universal constant. There are some universal constant. Now you know the universal constant is G. You know, that is the gravitational constant. Universal gravitational constant. Universe में तुम कहीं पर भी चले जाओ, ये values change नहीं होंगी. इनको बोलते हैं हम लोग universal constant, and G, capital G, universal constant है. Class 9th में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में.
ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास में दो मासेस हैं, है ना, मास m1 और m2, और इन दोनों के बीच में का डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू से r, हाँ, दोनों के बीच में का डिस्टेंस है हमारा r, तो दोनों मासेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो हमने वहां पर एक लॉ पढ़ा था, क्या लॉ पढ़ा था? लॉ ये पढ़ा था कि हमारे पास में जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों के बीच में होगा, दैट फॉर्मूला वाज गिवन एज g m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ये फॉर्मूला कितने लोगों को याद है? ये फॉर्मूला कितने लोगों को याद है? g m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, g m1 m2 divided by r square. F is directly proportional to m1 m2, F is inversely proportionate to r square. ये पढ़ा था हमने। और फाइनल फॉर्मूला निकला था कि दोनों मासेस के बीच में जो फोर्स निकलेगा दैट इज इक्वल टू कैपिटल G m1 into m2 divided by r square, where G is called as the gravitational कांस्टेंट। ये हमने निकाला था। तो इधर से g की वैल्यू निकालने की कोशिश करो। g इज इक्वल टू एफ जी इंटू r का स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 इंटू m2, है ना। तो अब चाहिए मुझे डायमेंशन किसका? g का। तो हमने सबसे पहले किसका डायमेंशन लिखना है? फोर्स का लिखना है। फोर्स के बाद हम लिखेंगे लेंथ का, लिखेंगे यानी r का स्क्वायर का डायमेंशन लिखेंगे, और यहां पर m1 इंटू m2 का डायमेंशन लिखेंगे। फोर्स का डायमेंशन ऊपर जाइए, देखिए फोर्स का डायमेंशन कितना आ रहा है। देखिए येलो वाला फोर्स में डायमेंशन है। फोर्स का डायमेंशन ml t टू दी पावर ऑफ -2। बस आपको इसको याद रखना है, याद हो जाएगा। तो अपन इसको लिखेंगे ml t टू दी पावर ऑफ -2। अब r स्क्वायर है, r स्क्वायर यानी कि डिस्टेंस का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा l स्क्वायर। नीचे आएंगे और यहां लिखेंगे m का स्क्वायर, तो आया कितना? m टू दी पावर ऑफ -1, फिर यहाँ आ गया l का क्यूब और t to the power of -2. This is the way how I calculate the dimension of capital G. Till here are you? Now, if you want to talk about the next one, that is the Planck's constant. अगर हमने बोला तो Planck's constant मतलब it is a very important constant which was given by a scientist who is called as Max Planck. उन्होंने क्या बोला? उन्होंने ये बोला कि एनर्जी, जो भी पैकेट्स ऑफ एनर्जी होता है ना, छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं एनर्जी के, लाइट में होते हैं, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना। कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अगर हुआ तो रेडिएशन जब आती है तो रेडिएशन फोटॉन्स के रूप में आती है, और हर फोटॉन की जो एनर्जी होती है, हर एक फोटॉन की, है ना, ईच फोटॉन हैज एन एनर्जी E and that is equal to h multiplied by nu, where this h is called as the Planck's constant, and हमको पता है nu क्या है? Nu is the frequency of radiations. Whenever we talk about the radiations, radiation has got a frequency because कितना वाइब्रेट कर रहा है उसका फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी का क्या फॉर्मूला होता है? 1 अपॉन टाइम पीरियड। सो न्यू इट इज इक्वल टू 1 अपॉन द टाइम पीरियड, बिकॉज टाइम पीरियड मतलब कितने बार एक सेकेंड में वो वाइब्रेट करेगा, दैट इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी। सो कितने बार 1 सेकेंड में कोई भी चीज वाइब्रेट करती है, सो न्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन टी, है ना। तो हमने लिखा h की वैल्यू कितनी आ जाएगी इसके अंदर? e डिवाइडेड बाय न्यू, यानी e डिवाइडेड बाय 1 अपॉन टी, टी गया ऊपर। अब बताइए डायमेंशन h का क्या आएगा? आप बताएं। एनर्जी का याद करना पड़ेगा, तो एनर्जी का आपके पास ये ग्रीन वाला ml t टू दी पावर ऑफ -2, ठीक है, याद हो जाएगा आपको। लिखो तो एनर्जी का डायमेंशन होता है m l स्क्वायर t टू दी पावर ऑफ -2 मल्टीप्लाइड बाय t, सो यू विल हैव m l स्क्वायर t to the power of -1. This is the dimension of the Planck's constant, which is again a universal constant, right? Next, we are going to talk about the gas constant R. Gas constant R. कोई भी गैस को expand करो क्या होगा? अब मैं बताती हूँ आपको। या कोई भी गैस को अगर आप expand करते हो हीट करके, क्या होगा? वॉल्यूम बढ़ेगी, है ना, प्रेशर भी बढ़ेगा, है ना। तो जब टेम्परेचर को आप बढ़ाओगे तो
वॉल्यूम और प्रेशर दोनों बढ़ता है ना। कई बार अपन प्रेशर को कम करें तो वॉल्यूम क्या होता है, प्रेशर को कम कर दिए, प्रेशर को कम, वॉल्यूम बढ़ गया, है ना। कई बार प्रेशर को ज्यादा तो वॉल्यूम प्रेशर को बढ़ाया तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम कम। इमेजिन करके देखो गैस के साथ, गैस के साथ आप इमेजिन करके देखो क्या होता है इसके अंदर। कोई भी गैस ले लो, गैस को एक सिलेंडर में भरो, गैस को गर्म करो, क्या होगा, गैस को गर्म करो, क्या होगा, अन्वेषा गैस को गर्म करो क्या होगा, अलीबा फॉर्मूला, हम इसका जो जो चीजें आती है उसका बताएंगे। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द चार्ज, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द चार्ज, चार्ज का फॉर्मूला होता है करंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर करंट, करंट का जो डायमेंशन होता है आई, और इसका फॉर्मूला होता है टाइम का डायमेंशन होता है दैट इज इक्वल टू टी। सो चार्ज के लिए जो डायमेंशन आ गया, फाइनली द डायमेंशन ऑफ द चार्ज इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाइड बाय टी, राइट। ओके, नाउ व्हाट इज वोल्टेज, व्हाट इज वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस का अगर हम लोगों को डायमेंशन निकालना है, सो दैट इज, पिछले साल हमने देखा work done divided by charge is equal to potential difference, right? So what is the formula for the work done, we got it, work done का होता है ml t to the power ml square t to the power of -2, यही लिया था ना अपन ने ऊपर में जो दिखा था। तो वर्क डन के लिए हमने निकाला दैट इज ml square t to the power of -2, चार्ज का अभी अभी हमने निकाला दैट इज इक्वल टू I मल्टीप्लाइड बाय t, है ना। तो दोनों को लिखेंगे तो ये आ गया ml स्क्वायर ऑलरेडी था, t टू दी पावर ऑफ यहां से और चला जाएगा -3 और I टू दी पावर ऑफ -1। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द वोल्टेज। नाउ रेजिस्टेंस का बताइए, नाउ रेजिस्टेंस का बताइए क्या आता है रेजिस्टेंस का, रेजिस्टेंस का आता है वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट, है ना। तो हमने यहाँ वोल्टेज का फॉर्मूला ऑलरेडी निकाल रखा है ml स्क्वायर t टू दी पावर ऑफ -3 I टू दी पावर ऑफ -1, और करंट का हमने क्या निकाल के रखा था, करंट इज इक्वल टू I मल्टीप्लाइड बाय t। तो आपके पास में रेजिस्टेंस का कितना आ जाएगा वैल्यू, ml स्क्वायर t टू दी पावर ऑफ -4 और I टू दी पावर ऑफ -2। मोटा मोटी सब लोग सीख गए कि कैसे हम लोग डायमेंशंस लिखते हैं, यस डायमेंशंस कैसे लिखते हैं ये समझ में आया, टेकन दिस सीरियसली, अच्छे से लिखा है आपने, यस I था सिर्फ, है ना, देयर इज अ स्मॉल करेक्शन I, तो I टू दी पावर ऑफ, यहाँ पर वोल्टेज के साथ साथ यहाँ पर I टू दी पावर ऑफ कितना हो जाएगा दैट इज इक्वल टू -2, यहाँ पर T टू दी पावर ऑफ कितना होना चाहिए, T टू दी पावर ऑफ -3 होना चाहिए। तो मेथड सबको समझ में आ गया। पिछले साल हमने वायर को मैग्नेटिक फील्ड में लगा करके एक फोर्स एक्सपीरियंस कराया गया था। तो मैग्नेटिक फील्ड में किसी चार्ज वायर को रख दिया तो फोर्स एक्सपीरियंस किया था, याद है आपको, एक वायर लिया था, हाँ वायर को उस पे करंट डाल दिया था I, वायर की लेंथ ले ली थी L, और इसको उठा के डाल दिया था एक मैग्नेटिक फील्ड में। तो इस मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर ये फोर्स एक्सपीरियंस किया था, और ये फॉर्मूला हमारे पास में आ गया था F इज इक्वल टू BIL sin थीटा, वेयर B इज द मैग्नेटिक फील्ड, I is the current, L is the length and sin theta, sin theta का कोई डायमेंशन नहीं होता। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल जो भी फॉर्मूलाज होते हैं दैट इज P by H, है ना, P है परपेंडिकुलर एंड H है हाइपोटेन्यूज, दोनों लेंथ बाय लेंथ, कट गया, कोई डायमेंशन नहीं है, कोई डायमेंशन नहीं है ना। तो आपको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए फॉर्मूला बताइए। इस फॉर्मूला से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हम लोग कैसे निकालेंगे, बी को यहाँ छोड़ दो, बाकी सबको यहाँ लेके आ जाओ। तो F डिवाइडेड बाय I इंटू L इंटू साइन थीटा,
तो अगर मुझे b का डायमेंशन निकालना पड़े तो b का डायमेंशन हम कैसे निकालेंगे? तो बोले फोर्स का डायमेंशन लिखो, ml, f तो फोर्स है, ml t to the power of -2 है ना, और I क्या होता है? करंट है ना, और L क्या होता है? L है ना, L तो लेंथ ही है। सो आपने क्या किया, L और L को काटे और आपके पास में आ गया m t to the power of -2 I to the power of -1। ये क्या बन गया है ना, ये किसका बन गया? आपके पास में जो मैग्नेटिक फील्ड बना उसका डायमेंशन निकल गया। तो कोई भी अगर आपको फॉर्मूला दे दिया जाए तो उसका डायमेंशंस आप निकाल सकते हो। जैसे कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, विस्कस फोर्स यानी चिप 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 फोर्स होता है ना, तो चिप चिप फोर्स का फॉर्मूला होता है 6 पाई ईटा आरवी है ना। कोई गोला अगर आप पानी में डाल दो तो सीधा सीधा एकदम फास्ट जाता है कि स्लो हो जाता है? जवाब चाहिए, कम ऑन कोई। हाँ बेटा, आप लोग अब फॉर्मूला दिया जाएगा तो डायमेंशंस निकाल दोगे? होपफुली यस। कोई अगर डाउट होगा तो डाउट से बता देना। अब हम पढ़ेंगे कितने प्रकार के फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं बेस्ड ऑन द डायमेंशंस। हमारे पास कुछ ऐसे कांस्टेंट होते हैं, डायमेंशनल कांस्टेंट हैं लेकिन उनके डायमेंशन हैं, जैसे g, h, r एक्सेट्रा जो हमने अभी निकाला था। ये कांस्टेंट है। दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, यूनिवर्स के किसी भी कोने में चले जाओ, कैपिटल G की वैल्यू नहीं चेंज होनी, H की वैल्यू नहीं चेंज होनी, R की वैल्यू नहीं चेंज होनी। तो इनके पास कांस्टेंट तो है लेकिन कांस्टेंट के साथ साथ इनके अपने डायमेंशंस होते हैं। पहला वाला पार्ट इस प्रकार से होता है। दूसरा डायमेंशनल वेरिएबल्स है ना, तो वेरिएबल्स हैं है ना, लेकिन उनके अपने डायमेंशंस हैं, जैसे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा वो दिया जाता है। देन डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स। डायमेंशनलेस कांस्टेंट इसका मतलब क्या होता है कि कांस्टेंट है लेकिन उनके पास में कोई डायमेंशन भी नहीं है। जैसे सारी नंबर्स होते हैं, पाई की वैल्यू होती है, ई होता है ना, इनका एक कांस्टेंट है लेकिन आपके पास कोई डायमेंशंस नहीं है। देन डायमेंशनलेस वेरिएबल्स, वेरिएबल्स हैं लेकिन इनके कोई डायमेंशंस नहीं है, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बोलिए बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है आप लोगों को मालूम है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, म्यू इज इक्वल टू क्या था? बोलिए, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, सो दैट इज इक्वल टू c by v। तो इसका भी डायमेंशन l t टू दी पावर ऑफ -1, वेलोसिटी का भी, लाइट का भी, स्पीड का भी वही था, तो डायमेंशन कट गया, तो क्या आ गया? नो डायमेंशन। वेरिएबल है, डायमंड का अलग होगा, ग्लास का अलग होगा, पानी का अलग होगा। भैया ये वेरिएबल है लेकिन डायमेंशंस नहीं है, वेरिएबल है लेकिन डायमेंशंस नहीं है। व्हाट इज रिलेटिव डेंसिटी? It is density of substance divided by the density of water at 4 डिग्री सेंटीग्रेड। सब 9th क्लास में सब पढ़ा हुआ है, तो डेंसिटी बाय डेंसिटी। सो क्या आएगा? नो डायमेंशंस आएगा। वैसे स्ट्रेट का भी कोई डायमेंशंस नहीं होता, ठीक है। अब आपके पास में जैसे ही आता है, जस्ट 1 सेकेंड, वी विल हैव this as the important fact। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के कोई डायमेंशन नहीं होते, लॉगरिथम फंक्शन के कोई डायमेंशंस नहीं होते, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के भी कोई डायमेंशंस नहीं होते, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा का कोई डायमेंशन नहीं होता, और लॉगरिथम का भी कोई डायमेंशंस नहीं होता, और किसी भी चीज का कोई भी डायमेंशंस नहीं होता, ठीक है। नाउ we will have to study about the magnitude of the physical quantities which remains the same। Q is equal to N1, U1 is equal to N2 into U2। जैसे मैंने कल भी आप लोगों को बताया कि फिजिकल क्वांटिटी चेंज नहीं होती, यूनिट चेंज होगा तो नंबर भी चेंज हो जाएगा। क्लियर? कैसे? फिजिकल क्वांटिटीज हैं तो क्वांटिटी नहीं चेंज होगी, उसका यूनिट और नंबर्स दोनों चेंज हो जाएगा। जैसे मेरे पास 1 ग्लास पानी है, 1 ग्लास पानी को आपको बोला
कि कितना है ये पानी, तो आप बोलोगे 100 मिलीलीटर्स, है ना। 100 मिलीलीटर्स अगर आप ऐसा यूनिट्स में मेजर करते हो तो ये हो जाएगा 100 मिलीलीटर्स डिवाइडेड बाय, उसको मीटर क्यूब से डिवाइड करोगे आप, तो उसका डायमेंशंस सेम रहेगा, लेकिन फिजिकल क्वांटिटी भी सेम रहेगा। क्या बदल जाएगा? यूनिट बदला तो नंबर भी आपका बदल जाएगा, ठीक है। देन वी हैव टू स्टडी अबाउट द होमोजेनिटी प्रिंसिपल। होमोजेनिटी प्रिंसिपल के बारे में और बाकी चीजों के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यहां तक का आज का क्लास आपको कितना समझ में आया? काइंडली लेट मी नो। डू द होमवर्क। मैंने होमवर्क की शीट को इसी के साथ ही अटैच कर दिया है। एंड में आप जाओगे तो आज की वर्कशीट में आपको डायमेंशनल फॉर्मूलाज भी आपको मिलेगा। उसका होमवर्क जो है मैंने आपको यहाँ पर इसी क्लास में दे रखा है। आप लोग इस होमवर्क को यहीं जाकर के करेंगे, ओके।